हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियोस में हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिनमें से हम रिएक्शन विद एसिड यानी कि बेस और एसिड का रिएक्शन पढ़ चुके हैं, जिससे सॉल्ट एंड वाटर बना था और हमने उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर के उन वीडियोस को देखिए, फिर यहाँ पे आइए। आज हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेस का रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, यानी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। देखिए, एसिड का रिएक्शन किससे हुआ था बच्चों? एसिड ने रिएक्शन किया था मेटल ऑक्साइड के साथ, है ना। एसिड ने किससे रिएक्शन किया था? ध्यान देना, मेटल ऑक्साइड के साथ। और इससे बना था बच्चों सॉल्ट एंड वाटर बना था। HCl, जैसे कि ये हमने HCl ले लिया, और मेटल ऑक्साइड हम ले लेते हैं, सपोज करिए कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है, CaO। तो इससे फॉर्म हुआ था सॉल्ट CaCl2 और वाटर H2O। या अदर रिएक्शन भी हम ले सकते हैं, जैसे हमने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और मेटल ऑक्साइड हम ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे फॉर्म होगा, देखिए सल्फेट नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव। अब हम रिएक्शन में एक्सचेंज कर देते हैं। अब तक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन थी, तो अब सल्फेट के साथ कैल्शियम आ जाएगा। तो इससे बनेगा कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, H2SO4 क्या है? एसिड है। ध्यान देना, ये एसिड है। इस एसिड के साथ इसने रिएक्शन किया, कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्शन किया, एक सॉल्ट बना और एक वाटर बना। अब एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर कौन बनाता है? बेस फॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है बच्चों? बेस है, ठीक है। तो H2SO4 को हम यहाँ पे एसिड कह रहे हैं, तो ये बेस हो गया, एसिड और बेस, इससे बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर भी देखो, ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड बेस से सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, और मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए एसिड उनसे रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। बाकी डिटेल्ड प्रीवियस वीडियो में थी। अब यहाँ पे रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखते हैं जरा, हम बेस का रिएक्शन कराने वाले हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड, हम पहले बेस ले लेते हैं। हमने बेस ले लिया NaOH, ठीक है। देखो ये खुद बेस है, NaOH क्या है? बेस है, यानी इससे जो रिएक्शन करने वाला होगा वो क्या होगा? वो एसिडिक नेचर का होगा, है ना। ये बेसिक नेचर का है, NaOH बेस है, इससे रिएक्शन करने वाला एसिडिक नेचर का होगा। तो यानी कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ध्यान देना बात पे, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो नॉन मेटल के हैं, जैसे कार्बन है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, है ना, ये सब नॉन मेटल हैं। इनके ऑक्साइड की हम रिएक्शन करा रहे हैं। क्लोरीन हो गया, जैसे इनके ऑक्साइड जो होते हैं। सपोज करो, चलो कार्बन का ऑक्साइड ले लेते हैं, CO2, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड। क्यों? कार्बन नॉन मेटल है ना, तो उसी का तो ऑक्साइड है CO2। तो ये बेस हो गया, और ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड। और बेस से रिएक्शन कर रहा है ना नॉन मेटल ऑक्साइड, तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। फर्क समझना, ये डिफरेंस समझो भाई, यहाँ यहाँ क्या डिफरेंस है और यहाँ क्या डिफरेंस है। एसिड रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड से, लेकिन बेस रिएक्शन करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से। बेटा बेस का रिएक्शन इस मेटल ऑक्साइड से नहीं होगा, बेस का रिएक्शन होगा नॉन मेटल ऑक्साइड से, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब आपको पता है ना कि जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो उससे क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इससे जो बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो इनसे बनने वाला सॉल्ट क्या हो जाएगा? NaOH2। इससे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो होगा Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और प्लस आपका वाटर H2O हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, इससे बनता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। क्लियर है?
चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेते हैं। हम बेस ले लेते हैं NaOH, ये हमने ले लिया NaOH। देखो सल्फर क्या है, सल्फर भी तो नॉन मेटल है ना, तो सल्फर भी नॉन मेटल है, तो सल्फर का ऑक्साइड हो गया SO2। तो हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं, SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान देना, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम सल्फाइड बनेगा, यानी कि Na2SO3। ध्यान देना Na2SO3 और प्लस प्लस हो जाएगा H2O। तो Na2SO3 क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सॉल्ट हो गया और वाटर। तो आप देख सकते हैं कि बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये भी तो बेस है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ। तो सिंपली यहाँ पर भी इन्हीं रिएक्शंस की तरह एक सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। तो बेटा इसको आप क्लियर करिए, सॉल्ट कौन होगा, आप सॉल्ट की जगह पे सॉल्ट को बना के दिखाइए, ठीक है। बहुत इजी है, इसे आप कंप्लीट करिए। तो बेटा रिएक्शन आपका बन गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, बढ़ते हैं रिएक्शन विद मेटल्स की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल, आपको पता होगा कि भाई एसिड, हमने इससे पहले भी इस तरह का रिएक्शन पढ़ा था जहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल पढ़ा था, यानी कि हमने एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराया था, तो उसमें क्या फॉर्म हुआ था आप उसे याद करिए। तो सिमिलर यहाँ पर भी वही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, एल्कली और मेटल, एल्कली और मेटल के रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा, एल्कली और मेटल के रिएक्शन से बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होगा। याद है आपको, एसिड और मेटल के रिएक्शन से भी तो यही बना था, सॉल्ट हाइड्रोजन। तो बेस, एल्कली यानी बेस होते हैं, है ना, एल्कली को बेस भी कहते हैं। तो एल्कली और मेटल के रिएक्शन से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म होता है। आपको मैंने बता चुका हूँ, सारे एल्कली को बेस नहीं कहते हैं, कुछ ही एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेस है ना बेटा, उन्हीं को एल्कली कहते हैं। तो एल्कली प्लस मेटल, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं सब चीज़ें, एल्कली प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ देखते हैं, कुछ रिएक्शंस लेते हैं। सपोज करो हमने एल्कली ले लिया, ये इसको आप नोट करिए, एल्कली प्लस मेटल, इससे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इसे आप नोट्स में ऐड करिए। व्हेन alkalis reacts with metals they will form salt and water। तो ठीक हो गया। अब हम रिएक्शन लेते हैं, चलो एल्कली ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, प्लस मेटल, हम यहाँ पे ले लेते हैं मेटल, जिंक ले लेते हैं, ठीक है। हमने मेटल ले लिया, जिंक ले लिया। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन दो ले लेते हैं, जब रिएक्शन करेगा तो इससे बनेगा Na2ZnO2, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट कहते हैं, ठीक है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और प्लस साथ में हाइड्रोजन। ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग तरह का रिएक्शन है, थोड़ा इसको आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ट्रिकी तरीका नहीं है इसे पढ़ने के लिए। तो आप सिंपल से याद कीजिए कि NaOH प्लस जिंक के रिएक्शन से Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2 इसे पढ़ते हैं बेटा सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। कुछ और तरह के रिएक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे अगर हम करा देते हैं एल्यूमिनियम के साथ करा देते हैं 2NaOH, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, और बेटा ये ले लिया हमने एल्यूमिनियम ले लिया, और कुछ वाटर प्लस 2H2O, ठीक है। अब इनका हम रिएक्शन कराएंगे तो इससे बनेगा 2NaAlO2। बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन बनने वाला है ये भी, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन प्लस 2H2, ये हो गया यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। 2NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन को आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सी रिएक्शंस हैं। तो इतना आप ध्यान रखिए कि एल्कली और मेटल के रिएक्शन से, यानी कि बेस और मेटल के रिएक्शन से बच्चों सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। इसे आप क्लियर करिए, हो गया ना। तो इसे आप नोट करिए, एसिड और सॉरी बेस और मेटल के रिएक्शन से सॉल्ट हाइड्रोजन फॉर्म होता है, और बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। नॉन मेटल कार्बन सल्फर नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक होते हैं बेटा नेचर में, SO2 एसिडिक होगा, CO2 एसिडिक होगा, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक। और जो मेटल ऑक्साइड है बेटा वो कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं जनरली, एम्फोटेरिक या बेसिक नेचर, कुछ कुछ एक कुछ
कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, ज़्यादातर मोस्टली ज़्यादातर बेसिक नेचर के ही होंगे। चलिए अब हम इंडिकेटर्स तो पढ़ चुके हैं बेटा प्रीवियस वीडियोज़ में, इंडिकेटर्स ना। अच्छा, इंडिकेटर्स का यूज क्या होता है ना, जैसे कोई केमिकल है, सपोज करो ये इस बीकर में हमने कोई केमिकल लिया है। अब ये केमिकल एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है ना, सिर्फ एसिड और बेस छांटना है, ये एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। इस काम के लिए हमने यूज किया था इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर ने तुरंत बता दिया था कि भाई ये एसिड होगा या बेस होगा। लेकिन बेटा अगर आपको दो एसिड दे दिए जाएँ, ये सपोज करो हमारे पास बीकर में ना दो एसिड हैं, ठीक है, दो एसिड हैं, एक में एसिड है, इसमें भी एसिड है, और आपसे पूछा जाए कि बेटा इनमें से कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, सॉरी कौन सा केमिकल ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि कौन से में स्ट्रॉन्ग एसिड है, या सपोज करो आपको दो बेस दे दिए जाएं, है ना, ये दो आपको बेस प्रोवाइड किए गए, एक बीकर में बेस है, दूसरे में दूसरा बेसिक सॉल्यूशन है। आपसे पूछा कि किस में स्ट्रॉन्ग बेस है, किस में ज़्यादा बेसिक नेचर का केमिकल है। अब ये हम इंडिकेटर से बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म, जो यहाँ पे मेथड यूज होता है जिससे कि हम बताते हैं, जो स्केल यूज होता है उसे बोलते हैं बेटा पीएच स्केल यूज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पीएच स्केल बोलते हैं। आपने पीएच पेपर भी देखे होंगे, ठीक है, पीएच पेपर वो पीएच स्केल पे काम करता है ना। बात आ रही समझ में। तो बेटा इंडिकेटर से हमें सिर्फ ये पता चलता है ना कि कोई भी केमिकल एसिडिक है या बेसिक है। अब कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, जैसे दो एसिड दे दिया आपको, अब इन दोनों एसिड में से कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या तो आपको बेस दे दी, इनमें से कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बताने के लिए हमें यूज करना होता है पीएच स्केल का, पीएच पेपर का, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आप पहले भी देख चुके पढ़ चुके हैं, जो पीएच वैल्यू पे ही क्या करता है, काम करता है, ठीक है। पीएच पेपर पीएच वैल्यू पे काम करता है, ठीक है। अब शुरू करते हैं बेटा पीएच स्केल की बात करते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच एक स्केल है बेटा जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये डिस्कवर्ड किया था सोरेनसन ने। तो पहले लिख लेते हैं ज़रा सा इसके बारे में। बेटा पीएच को ऐसे लिखा जाता है, पी को नीचे की तरफ नीचे की तरफ लिखा जाएगा, और एच को उसके ऊपर, जैसे कि पावर लिखी जाती है उस तरह से इसको लिखा जाता है बेटा, ठीक है, दोनों कैपिटल पीएच। तो वी कैन से पीएच इज अ स्केल टू measure H plus ion concentration, ठीक है। pH is a scale to measure H plus ion concentration. It is based on H plus ions, H plus ion concentration. It is based on H plus ion concentration. It is discovered by Sorensen in 1909, ठीक है बेटा। पीएच एक सिंपल सा स्केल है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और ये डिस्कवर्ड किया था किसने, सोरेनसन ने 1909 में। ओके, तो बेटा पीएच में पी एक जर्मन वर्ड है, पोटेंस बोलते हैं। पी मतलब होता है पोटेंस, पोटेंस यानी कि पावर, यानी कि पोटेंशियल, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और बेटा हम ये भी कह सकते हैं पीएच इज जस्ट अ नंबर। पीएच सिर्फ एक नंबर होता है, ठीक है। पीएच इज जस्ट अ नंबर which tells us how acidic or basic the solution is. तो बेटा pH एक सिर्फ नंबर है, pH is just a number which tells us how acidic और basic the solution is। ये कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है ये बताने के लिए pH नंबर का यूज होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्केल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा जो pH स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है,
ठीक है। इसमें जो नंबर्स हैं, जो रीडिंग्स हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हुए बेटा 14 तक जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिड में आता है 7, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर किसी केमिकल का पीएच वैल्यू 7 से नीचे आता है, यानी कि अगर 7 से कम आता है किसी केमिकल का पीएच वैल्यू, तो हम कहेंगे कि वो केमिकल क्या है, एसिडिक है। और किसी कंपाउंड का पीएच वैल्यू अगर 7 से ऊपर आता है, अगर 7 से ज़्यादा किसी का पीएच है, तो हम कहते हैं कि वो क्या आता है, वो केमिकल क्या है, बेसिक है। बट अगर किसी भी केमिकल का अगर पीएच 7 आता है, कोई कंपाउंड है जिसका पीएच एग्जैक्ट 7 आ रहा है, इसके आसपास आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम कहेंगे उसको वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। जैसे मिनरल वाटर है, नहीं मिनरल नहीं, डिस्टिल वाटर, तो उसका पीएच वैल्यू 7 आता है, ठीक है। उसका पीएच वैल्यू 7 है, इसका मतलब है कि उसका पीएच 7 है, इट मीन्स वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, यानी कि वो क्या है, न्यूट्रल है। ध्यान देना, 0 से 7 से नीचे अगर पीएच वैल्यू होती है तो केमिकल एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर पीएच होता है तो वो बेसिक होता है। अब सपोज करो किसी केमिकल का पीएच वैल्यू 13-14 आ रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, वो क्या हो गया, स्ट्रांगली बेसिक हो गया। किसी केमिकल का पीएच 0 आता है, किसी केमिकल का पीएच 1 आता है, ऐसे करके काफ़ी नीचे रहता है, यहाँ को रहता है पीएच, तो उसका मतलब है कि वो स्ट्रांगली क्या है, एसिडिक होगा, क्या होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा। अब किसी का पीएच आ रहा है 6 आ रहा है ना, 6 पॉइंट कुछ आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि वो क्या होगा, वो वीकली एसिडिक होगा, वो काफ़ी वीक एसिड होगा। जैसे कॉफ़ी है ना, हम कॉफ़ी पीते हैं, तो बेटा कॉफ़ी का जो पीएच होता है 5.0 होता है, तो इसका मतलब है कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी वीकली एसिडिक होती है, काफ़ी वीक एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। और हमारा ब्लड क्या है बेटा, ब्लड का पीएच होता है 7.4 होता है। हमारे ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का पीएच 7.4, इट मीन्स कि ब्लड क्या है, वीकली अल्कलाइन है, हल्का सा क्या है, ब्लड अल्कलाइन होता है, ठीक है। और सोडे का जो पीएच वैल्यू है वो है आपका अप्रोक्स 8.3 समथिंग होगा, 8.3 होगा, तो वो भी क्या होता है, माइल्ड बेसिक होता है, बहुत वीक बेसिक नेचर का होता है। अगर हम बात कर रहे हैं बेटा NaOH के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो NaOH का पीएच होता है 14, इसका मतलब क्या, NaOH स्ट्रांगली बेसिक नेचर का है। आ रही बात समझ में। हमारे स्टोमक में ना बेटा, हमारे स्टोमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है स्टोमक में, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl बनता है स्टोमक में हमारे, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस HCl, उसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं हम, है ना, गैस्ट्रिक एसिड भी कह सकते हो आप उसको, HCl को। तो बेटा उस स्टोमक में बनने वाले HCl का जो पीएच है ना, 1.23 समथिंग, 1.2 तक रहता है, तो इसका मतलब है कि वो भी क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। क्लियर है, ओके। तो बेटा पीएच आपकी समझ में अब आ गया होगा, पीएच वैल्यूज़ और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो बेटा जो पीएच वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर पीएच कम होता है, अगर पीएच डाउन होता है ना, किसी केमिकल का पीएच घट रहा है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, है ना। ये उल्टा है, पीएच वैल्यू घट रही है लेकिन H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ ध्यान देना, इस स्केल में अगर आप यहाँ से यहाँ की चलते हो, अगर आप इधर की ओर मूव करते हैं, अगर हम मिड पॉइंट में से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं बेटा, तो लेफ्ट की ओर जाने पर हमें क्या मिलेगा, H+ आयन बढ़ते मिलेंगे ना। जैसे आप किसी का पीएच 7 है, किसी का पीएच 6, किसी का पीएच 5 है, जैसे आप डाउन की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे पीएच वैल्यू डिक्रीज होंगी, वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप 7 से ऊपर को जाते हैं बेटा, वहाँ को H+ घटते जाएंगे, यहाँ को H+ का अमाउंट कम होता जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहाँ को जाएंगे आप तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन बढ़ेगा, तो पीएच घटेगा। यहाँ को जाएंगे, हाइड्रोजन आयन घटेंगे लेकिन पीएच बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन है ना। अगर आप यहाँ को आते हैं OH आपको कम मिलेंगे, अगर आप यहाँ को जाते हैं आपको हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे बेटा, वो ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये पीएच स्केल है, 0 से स्टार्ट होकर 7 से होते हुए 14 तक जाएगा। अगर आप यहाँ 7 से नीचे की ओर आते हैं, ठीक है, अगर हम डिक्रीज होते हैं यहाँ की ओर आते हैं, तो यहाँ को जाने में H+ क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होते हैं, ठीक है, H+ आयन इंक्रीज होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ को मूव करेंगे तो हाइड्रोक्साइड यानी कि OH आयन वो क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ को जाएंगे तो यहाँ को जाने पे क्या होगा बेटा, H+ के आयन क्या होंगे, यहाँ को जाने में डिक्रीज होंगे, H+ कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। और अगर आप यहाँ 7 से ऊपर को जा रहे हैं, अगर किसी केमिकल का पीएच ना बेटा 7 से ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें क्या बढ़ रहे हैं, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या घट रहे हैं, H+ आयन घट रहे हैं। किसी केमिकल का पीएच 7 से नीचे को जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें बेटा हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं, और क्या घट रहे हैं,
हाइड्रोक्साइड आयन घट रहे हैं। आ रही बात समझ में? आप यहाँ को मूव कर रहे हैं, H+ बढ़ेगा, OH घटेगा। आप यहाँ को मूव कर रहे हैं, H+ घटेगा, OH बढ़ेगा। आ रही बात समझ में ना? तो ये pH स्केल। तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ H+ आयंस, मोर द नंबर ऑफ H+ आयंस या मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, एक ही बात है। मोर द concentration of H+ ions lesser will be its pH वैल्यू। देखो बेटा, देखो हम यहाँ से यहाँ को मूव कर रहे हैं ना, इधर से हम यहाँ को मूव करने वाले हैं। और जब आप यहाँ को मूव करेंगे तो pH वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जा रहे हैं तो pH वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। तो बेटा जो pH वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो pH वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि अगर बेटा किसी सॉल्यूशन में, ध्यान देना, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं उस सॉल्यूशन की pH वैल्यू डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन को इस तरह के एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। अगर मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट में H2 लिख दूं यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम ऑक्सीजन लिख दें यानी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ भी केमिकल लिख दो, अमोनिया लिख दो, वो कंसंट्रेशन अमोनिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए। तो बेटा यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H+ आयंस को रख दिया है। H+ आयंस माने हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, उनको रख दिया है। मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप H3O भी लिख सकते हैं। इस H+ को आप क्या लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम में, ठीक है। तो बट अगर किसी केमिकल का pH वैल्यू 0 से 7 के बीच में आता है तो हम कहेंगे कि वो केमिकल क्या है, एसिडिक है। किसी केमिकल का pH वैल्यू 7 आता है तो इसका मतलब है कि वो केमिकल क्या है, न्यूट्रल है। और बेटा किसी केमिकल का pH वैल्यू आता है 7 से 14 के बीच में रीडिंग आती है, किसी केमिकल की 7 to 14 आती है, तो इसका मतलब है कि वो केमिकल क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो ध्यान देना, 0 से 7 तक एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल और 7 to 14 पे क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाता है। तो बेटा अब हम जरा सा ये पढ़ लेते हैं कि pH वैल्यू का हमारी लाइफ में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए क्या 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 रोल होता है, ठीक है। अब वो चीज़ हम जरा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है pH ऑफ सॉइल, ठीक है, pH ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का pH। देखो बेटा प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक आइडियल pH वैल्यू का होना जरूरी है। जनरली प्लांट्स 6.5 से 7.0 की pH वैल्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर मिट्टी का pH इस रेंज में रहेगा तो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है या कुछ और फैक्टर से मिट्टी का pH बदल जाता है। देखो अगर बारिश के पानी का pH 5.6 से डाउन चला जाता है, ठीक है, अगर बारिश के पानी का pH वैल्यू, रेन वाटर का pH वैल्यू 5.6 से डाउन हो जाती है तो हम उस बारिश को बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा उसको हम बोलते हैं एसिड रेन कहते हैं, ठीक है, इस वजह से नीचे। तो अगर 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 एसिड रेन होगी तो बेटा क्या होगा, जो जो नदी में रहने वाले मछलियाँ हैं, क्रिएचर्स हैं, है ना, एक्वाटिक स्पीसीज हैं और जो प्लांट्स हैं, इनके लिए ये हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हमारे जो स्टोमक है ना, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl बनता है, और बेटा उस HCl का pH वैल्यू होता है 1.2। कभी हम कचर पचर खा लेते हैं ना, कुछ बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टोमक क्या करता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है ना। तो हमारे स्टोमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। जिसको कम करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, पीना पड़ता है इनो, है ना, इनो या कोई बेसिक सॉल्यूशन। आप बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा पानी में डिजोल्व करके पी सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, माइल्ड बेसिस, कोई बहुत वीक बेस होते हैं ना बेटा, उनको हम पी सकते हैं ताकि स्टोमक की एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि NaOH दिया है जान निकल जाएगी, तो माइल्ड बेस लिए जा सकते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, ठीक है। और बेटा दूसरी बात यह है कि ना, हमारी बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बॉडी का pH होता है 7.4 होता है। जो हमारे ब्लड वगैरह होते हैं ना, इनका pH 7.4 होता है, ठीक है। और देखो जो प्लांट्स अपने सेल्फ डिफेंस में भी pH का यूज करते हैं, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट हम ये पढ़ रहे हैं बेटा, जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपने सेल्फ डिफेंस में भी pH वैल्यू को, pH का यूज करते हैं। जैसे नेटल नेटल उसमें नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड आ जाता है, और जब हनी बीज बाइट कर लेती हैं, है ना, बी या वास्प ये काट लेते हैं,
ध्यान देना, बी जब काटती है तो बेटा वो एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी में, लेकिन जब वास्प काटते हैं ना, वास्प एक बी की ही तरह की स्पीसीज होती है, ये जब काटते हैं तो हमारे बॉडी में बेस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बीज मधुमक्खी आपको काट लेती है ना, तो हमारी बॉडी में वो एसिड छोड़ देती है, हमें जलन होती है। अब बताओ फिर जलन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे उस इरिटेशन से बचने के लिए क्या करेंगे आप? काटी हुई जगह पे बेटा हम टूथपेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट ना बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होता है, वहाँ पे आप साबुन लगा सकते हैं, सोप सॉल्यूशन, वो भी क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। और आप वहाँ पे बेकिंग सोडे का सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, वो भी बेसिक नेचर का ही होता है, समझ गए। हाँ, दूसरा, अगर अगर वास्प काट लें, अगर आपको वास्प काट लेती है तो वो बेस छोड़ देती है बॉडी में, है ना, बेसिक केमिकल छोड़ देती है। तो उससे बचने के लिए दर्द से कम कम को पेन को थोड़ा कम करने के लिए, रिलीफ लेने के लिए हम वहाँ पे एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लगा सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एसिडिक होगा तो दर्द कम करेगा, ठीक है। तो ये था बेटा, प्लांट्स अपने सेल्फ डिफेंस में भी केमिकल्स का यूज करते हैं जो एसिडिक और बेसिक होते हैं, नेटल वगैरह से लेकर के बीज वास्प तक का, ठीक है। और टूथ डिके, देखो अगर हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बेटा कुल्ला नहीं करते हैं, ठीक है, ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो हमारे मुंह में, दांतों में ना बेटा खाना फंस जाता है, ठीक है। जो दांतों में होल्स होते हैं ना, उनमें बेटा खाना फंस जाता है। और फिर नाइट में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरियाज वो क्या करते हैं, फूड को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को जो है ख़राब करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब फूड का डाइजेशन होता है तो बेटा उससे दांतों में बनता है एसिड बन जाता है। सपोज करो आप, है ना, सपोज करो आप बेटा रात को बिना ब्रश किए सो गए खाना खाने के बाद, तो आपके दांतों में क्या फूड फंस जाएगा ना, खाना रह जाएगा। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस खाने को डिकम्पोज करेगा। और जब फूड का डिकम्पोजिशन होता है ना बैक्टीरिया के थ्रू, तो बेटा तब एसिड प्रोड्यूस होता है, और उस एसिड से हमारे दांत क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रश करना चाहिए। अब पहले भी अभी आपने पढ़ा कि ब्रश किससे करते हैं, टूथपेस्ट से करते हैं। टूथपेस्ट कैसे नेचर का होता है, टूथपेस्ट होता है बेटा बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है बेसिक नेचर का, क्योंकि मुंह में एसिड बन रहा है ना फूड के सड़ने से, तो बेसिक नेचर उसको क्या करेगा, माइल्ड करेगा, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। आ रही बात समझ में? तो फाइनली बेटा पीएच की थोड़ा सा अगर ऊपर लेवल पे बात करें ना बेटा, तो पीएच एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है। एक्चुअल में पीएच क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन। इसकी वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। बेटा ये होता है पीएच का के लिए फॉर्मूला। लॉग भी यहाँ पर एक मैथमेटिकल टर्म्स है जो हायर क्लासेस में जाकर के आप ये बात समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए पीएच फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस होता है, ठीक है। तो बेटा जो नॉर्मल वाटर है ना, सिंपल जो टैप वाटर है, या जो नॉर्मल वाटर की हम बात करते हैं, पानी की, H2O की, तो बेटा नॉर्मल वाटर में भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, देखो वाटर यानी कि H2O, ये है ना H2O, बेटा जब वाटर स्प्लिट होगा तो इसके स्प्लिट होने से क्या बन जाता है, H प्लस आयन बन जाता है, और क्या बन जाता है, OH आयन बन जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर के अंदर भी आयन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। देखो H2O, ये H2 है ना बेटा, H2O का मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा, है ना, ये वीकली आयनाइज होता है, बहुत ही वीक, बहुत ही स्लोली। तो जब H2O टूटता है, स्प्लिट होता है, तो इससे क्या बनता है, एक H प्लस बनता है, और एक क्या बनता है, OH। तो ध्यान देना, अब न्यूट्रल क्यों है ना, जितने एच बने उतने OH भी तो बन रहे हैं, वाटर के स्प्लिट होने से जितने H प्लस आ रहे हैं उतने OH भी आ रहे हैं। तो H और OH बराबर होंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा, नहीं एसिडिक नहीं बेसिक। अगर H प्लस ज़्यादा हो जाते तो एसिडिक हो जाता, अगर OH ज़्यादा हो जाते तो बेसिक हो जाता, लेकिन दोनों इक्वल हैं ना बेटा, तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। सिंपल वाटर में भी हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं लेकिन, ओके। तो बेटा ये हो गया आपका पीएच टॉपिक हो गया है पूरा, ठीक है। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है।